हाय। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत से बच्चों ने ये फरमाइश करी कि ओम्स लॉ समझाइए। ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल करने में उन बहुत दिक्कत आती है, ख़ास तौर से जब क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों, ये बहुत आसान है। आइए आज हम लोग डिस्कस करें कि ओम्स लॉ क्या है, और उसके ऊपर तीन तरह के एग्जाम्पल्स भी करेंगे, और आगे भी टिपिकल क्वेश्चन जो हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम लोग पहले समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि द करंट थ्रू एनी कंडक्टर is directly proportional to the potential difference between its terminal. फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर है और यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2। क्लियर? अब इस कंडक्टर में जो करंट I फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में जो करंट I फ्लो हो रहा है वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V2 माइनस V1, इसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक। तो ये बात तो समझ में आ गई कि को रब कर देते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझा सकें। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट है कंडक्टर में जो फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, जो उसके टर्मिनल्स के ऊपर हैं। तो मान लीजिए ये कंडक्टर है और एक टर्मिनल पे वोल्टेज V1 है, दूसरे टर्मिनल पे वोल्टेज V2 है, और करंट इसमें I फ्लो हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V1 माइनस V2। ये किसके तो करंट किसके प्रोपोर्शनल हुआ? V1 माइनस V2। तो मान लीजिए हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया है, तो I किसके प्रोपोर्शनल है? V के, यानी वोल्टेज। तो वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस R। तो ये आपका ओम्स लॉ आ गया, V इज इक्वल टू आई आर, जहां पे V क्या है? वोल्टेज है। I क्या है? करंट है। R रेजिस्टेंस है। क्लियर? अब इस पे एक छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर टेक्स ए करंट ऑफ 3.7 एम्पियर फ्रॉम 230 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? तो देखिए वोल्टेज आपको कितना दे रहा है? 230। तो V की वैल्यू पता चल गई। करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें? 3.7 एम्पियर, ये भी पता चल गया। तो ओम्स लॉ जो ये V इज इक्वल टू आई आर है, यहाँ से आप फार्मूला यूज करके R की वैल्यू निकाल लीजिए। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना दे रहा है? 230। I कितना है? 3.7। तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई? 62.16। है ना? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत सिंपल। पुट दी वैल्यू, गेट दी आंसर। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस के, और फिजिकल कंडीशंस को हमने कांस्टेंट मान लिया है। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। कंडक्टेंस, तो अब हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, राइट। इसको हम I की वैल्यू कैसे निकालते हैं? V अपॉन आर। बहुत सिंपल, इसको इस तरह लिख लिया, 1/r इंटू वी। तो 1/r जो है इसको हम कहते हैं G, और ये है कंडक्टेंस। तो ओम्स लॉ का एक शेप ये भी है, I इज इक्वल टू G इंटू
वी, या G इज इक्वल टू I अपॉन वी। और इस कंडक्टेंस का यूनिट है सीमेंस और इसको डिनोट करते हैं S, राइट। अब आइए देखा जाए रेजिस्टेंस मेटलिक कंडक्टर का क्या होता है। तो सबसे पहले ये तीन फैक्टर को समझना होगा, फिर आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा। क्या है कि मेटलिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। यानी कंडक्टर की लेंथ अगर इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इन दोनों को कंबाइन कीजिए, इन दोनों कंबाइन किया तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। हाँ, थर्ड पॉइंट एक और है कि रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो फिर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन दो इक्वेशंस को आपने कंबाइन किया तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब प्रोपोर्शनल हटा दीजिए तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो आ गई, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। जो रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा भाई, तो यूनिट निकालने के लिए हमने इस फार्मूले का जो अभी हमने पीछे निकाला है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, यहाँ से रो की वैल्यू निकाली तो R इंटू ए अपॉन एल। तो R की यूनिट क्या है, ओम। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। तो हमारे पास क्या आ गया, ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, बस। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटलिक कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द वर्किंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। आप ये कह सकते हैं जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। अब आइए एक एग्जाम्पल करते हैं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 250 मीटर लॉन्ग विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर if the wire of same material 1 centimeter long and cross sectional area 1 millimeter square has a resistance 172 micro ohm। अब बताइए, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड नहीं है बल्कि इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या दे रहा है और क्या हमको निकालना है। हमको निकालना है रेजिस्टेंस की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसकी लेंथ कितनी है 250 मीटर लॉन्ग और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 2.5। अब हमको क्या चीज़ नहीं दी है, हमको रेजिस्टिविटी नहीं दी है। तो हम सबसे पहले रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। वो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि जो ये वाली पोर्शन है ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे रहा है। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हमको यूनिट सेम करना पड़ेंगे। मान लीजिए ये L2 है, जो सेकेंड पार्ट है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसको हमने L2 मान लिया है। तो ये 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.01 मीटर। अब एरिया दे रहा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको भी हम पहले मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ तो ये मीटर मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस क्या है में दे रहा है 172 माइक्रो ओम। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6, तो 172 इंटू 10⁻⁻6 ओम। अब सब यूनिट सेम हो गए।
फार्मूला हमने यूज़ किया R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और यहाँ से हमने रो की वैल्यू निकाल ली रेजिस्टिविटी की, R इंटू ए अपॉन एल। अब R की वैल्यू पुट कर दी 172 इंटू 10⁻⁻⁶। ए की वैल्यू पुट कर दी 1 इंटू 10⁻⁻�6। लेंथ की वैल्यू पुट कर दी 0.01। अब हमारे पास रेजिस्टिविटी आ गई 172 इंटू 10⁻⁻10 ओम मीटर। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हमको रेजिस्टिविटी मिल गई तो अब हम शुरू का पार्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें निकालना है, लेंथ 250 है और एरिया 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर है, यानी अब इसको हमें 2.5 को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। रेजिस्टिविटी ये आ गई, तो हमने पुट कर दी रेजिस्टिविटी की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू 250 मीटर है, एरिया 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना आ गया 1.72 ओम। है ना सिंपल? एनी डाउट? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया। सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस खाली आपको समझना है कि कैसे निकालना है। ए कॉइल ऑफ कॉपर वायर is 0.17 millimeter square. Cross sectional area is connected to a 50 volt DC supply and current 2.5 ampere flows. Calculate the length of the wire of the coil if the resistivity is this one. तो देखिए, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, यूनिट्स को सेम करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में दे रहा है, तो इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में। तो जब चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में तो क्या होगा, 0.17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 से, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी में देखिए दो चीज़ें दे रहा है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो 17 इंटू 10⁻⁻6। फिर दे रहा है मिलीमीटर भी, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, यानी 10⁻⁻3। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज दे रहा है 50 और करंट दे रहा है 2.5। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू V अपॉन I। 50 वोल्ट दे रहा है, 2.5 करंट दे रहा है, हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब एरिया दे रहा है 0.17 मिलीमीटर स्क्वायर, तो मिलीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं, याद रखिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एरिया आ गया हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर में। रेजिस्टिविटी माइक्रो में है, तो देखिए 10⁻⁻6 कर दिया, मिलीमीटर में है तो 10⁻⁻3 कर दिया। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आई, 17 इंटू 10⁻⁻9 ओम मीटर। अब लेंथ हमको निकालनी है, फार्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो L की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया R इंटू ए अपॉन रो। अब R आपको पता है 20, एरिया आपको पता है 0.17 10⁻⁻6, रो आपको पता है 17 इंटू 10⁻⁻9। कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, लेंथ आपके पास आ गई 200 मीटर। क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि कौन से डेटा हमको दिया हुआ है और उससे हम क्या निकाल सकते। अब ये देखिए एग्जाम्पल 3, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है थिक वायर, एक मोटा वायर 20 ओम रेजिस्टेंस का, उसको खींच के पतला कर दिया गया
कितना खींच के पतला किया, कितना खींचा गया, 4 टाइम्स। यानी अगर वो पहले 1 मीटर था तो अब 4 मीटर कर दिया खींच के। तो रेजिस्टेंस बताइए साहब वो पतले वाले वायर का जो नया है, जो आपने खींचा है। तो देखिए, जब आपने उसको खींचा, स्ट्रेच किया, तो वो महीन हो गया, थिन हो गया, नेचुरली उसकी लेंथ बढ़ गई। लेंथ कितनी बढ़ गई? 4 टाइम्स। लेंथ बढ़ गई 4 टाइम्स। और जाहिर सी बात है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम हो जाएगा। तो हमने पहले एज्यूम कर लिया है कि A1 जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ओरिजिनल वायर का, ठीक है। और L2 जो है वो है लेंथ, जब हमने उसको स्ट्रेच कर दिया यानी 4 टाइम्स कर दिया। A2 क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग। जब हमने उसको खींच के पतला किया तो जाहिर सी बात है कि वो पतला हो गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम हो जाना चाहिए। वॉल्यूम मान लिया V1 है और V2 है। ये V यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। V1 जो है वो वॉल्यूम है। तो देखिए, चाहे आपने 4 टाइम्स उसको खींचा है, पतला किया है, या 3 टाइम्स पतला किया है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। वॉल्यूम सेम रहेगा। तो V1 इज इक्वल टू V2, यानी ओरिजिनल वायर का वॉल्यूम और जो बाद में उसको खींच के पतला किया गया है उसका वॉल्यूम दोनों सेम रहेंगे। यानी लेंथ, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू एरिया। तो आपने लेंथ इंटू एरिया कर दिया। लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया। तो इक्वेशन 1 आपने निकाल ली, यानी रेशियो। अब आपको ये फार्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R1 इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, L1 अपॉन A1, और R2 रो L2 अपॉन A2। ये आफ्टर स्ट्रेचिंग है। अब इन दोनों का आपने रेशियो निकाल लिया, यानी R2 अपॉन R1। तो आपके पास ये आ गया L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो स्ट्रेच किया गया है, यानी जो बाद का वायर है, वो थिन है और वो 4 टाइम्स है जो पहले था। यानी L2 इज इक्वल टू 4R1। L2 इज इक्वल टू 4R1। अब आपने पुट कर दिया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था? L2 अपॉन L1। तो L2 की जगह 4L1 पुट कर दिया आपने, 4L1 पुट कर दिया। L1 L1 कैंसिल हो गया, A1 अपॉन A2 कितना आ गया? 4। अब आइए इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपकी क्या थी? यही तो थी, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। तो I2 अपॉन I1 4, ये भी आपने पुट कर दिया। सॉरी, दिस इज I1। तो I2 अपॉन I1 ये भी 4 आया, A1 अपॉन A2 ये भी 4 आया। तो ये कितना हुआ? 16। तो R2 की वैल्यू क्या हुई? 16 इंटू R1। 16 इंटू R1। और R1 आप निकाल चुके हैं 20। दे रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में देखिए, 20 ओम रेजिस्टेंस आपको दे रहा है। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस 20 ओम दे रहा है। तो 20 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 320 ओम। तो जो नया वायर है, थिन वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 322। इस तरह से 3 ट्रिकी क्वेश्चंस हम लोगों ने आज सॉल्व किए, समझने की कोशिश की। और भी एग्जाम्पल्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। जब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए अपने आप। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना
हम लोग को मोटिवेट करता है। थैंक यू वेरी मच। और भी हम नए वीडियोस लेकर हाजिर होंगे आपके लिए। थैंक यू।